तो इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हम इसमें ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे टैक्स प्लानिंग के, टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, प्री रिक्विजिट्स ऑफ टैक्स प्लानिंग और लिमिटेशन ऑफ टैक्स प्लानिंग। ठीक है। पिछले वीडियो में मैं एक और टॉपिक आपको बताना भूल गई थी, वो टैक्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो हम क्विकली टैक्स मैनेजमेंट को कंप्लीट करेंगे और बहुत इजी चीज़ है। फिर हम चलेंगे हमारे वीडियो के मेन ऑब्जेक्टिव पर। तो टैक्स मैनेजमेंट को कहा गया है कि ये टैक्स प्लानिंग का ही एक पार्ट है। हमने देखा था कि किस तरह से हम बहुत ही एथिकल वे में जिस तरह से हम टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं विद इन द लीगल फ्रेमवर्क रहकर, उसी चीज़ को हम टैक्स प्लानिंग कहते हैं। तो टैक्स मैनेजमेंट भी उसी टैक्स प्लानिंग का ही पार्ट है। अब देखिए, आपका जो टॉपिक है उसका नाम ही कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है, तो ऑब्वियसली आप इसमें पेनलाइज करने वाली चीज़ें, अवॉइडेंस वाली चीज़ें पढ़ेंगे नहीं। अब यही चीज़ पढ़ेंगे कि कैसे विद इन लीगल फ्रेमवर्क में हम रह के एक कॉर्पोरेट एंटिटी को, मतलब टैक्स की जो उसकी लाइबिलिटी है उसको मिनिमाइज़ करेंगे। पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो उसी चीज़ के ऊपर ही है। ठीक है। तो वही पढ़ा रहे हैं कि टैक्स मैनेजमेंट एक टैक्स प्लानिंग का ही एक हिस्सा है। इट इन्वॉल्व बैक ऑफिस वर्क। ठीक है। मतलब जो मेंटेन करेंगे आप अपने रिकॉर्ड की, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना इनकम हुआ, आपके रिटर्न फाइलिंग के जो पेपर्स होंगे। कोई कोई एडवांस टैक्स पेमेंट करता है, मतलब 4 क्वार्टर्स में थोड़ा थोड़ा टैक्स पेमेंट करता है, तो वो आप रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे। जो पेपर रिलेटेड है, ऑफिशियल पेपर टैक्सेशन से रिलेटेड, आपको अगर कोई सर्टिफिकेट मिला है, जैसे कि टीडीएस सर्टिफिकेट मिलता है कुछ लोगों को जिनका पहले ही एडवांस में टैक्स कट हो जाता है। ठीक है। फिर पेमेंट ऑफ टैक्स, आपने कितना कितना पे किया है, कितना आपने थ्रू आउट द ईयर किया है या फिर पिछले साल किया है, फिर आपने कोई इंटरेस्ट दिया है क्या, कोई फ़ाइन और पेनल्टी आपके ऊपर लगी है क्या। ये सब चीज़ों को बस आप मेंटेन करके रखेंगे। बेसिकली मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स इज़ मैनेजमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है। और ये हर एसएससी के लिए कंपलसरी है। आप जानते हैं, अगर आप इनकम टैक्स के एग्जेम्पशन में भी अगर आप आते हैं, मतलब आपका 3 लाख तक का इनकम है, तो आपको भी इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। हालांकि आपसे टैक्स वसूला नहीं जाएगा, लेकिन आप फिर भी एक एसएससी कहलाएंगे। आपको दिखाना पड़ेगा कि ठीक है, मेरा इनकम यहाँ तक है, इसीलिए मैं एग्जेम्प्टेड हूँ। तो ये हर एसएससी के लिए कंपलसरी होता है। ठीक है। इट प्रिपेयर्स द वेज एंड मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। वेज एंड मीन्स मतलब ये डायरेक्शन दिखाता है, मतलब टैक्स प्लानिंग कैसे लेजिटिमेट वे में करनी है उसका एक डायरेक्शन दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है। इट डील्स विद कंप्लायंस ऑफ टैक्स लॉज, किस तरह से हम टैक्स के अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहे हैं, और लीगल फॉर्मेलिटी, अगर आप प्रदेश में इनकम कमा रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो उसी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो टैक्स रेट्स हैं, जो टैक्स स्लैब्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। फिर हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि है ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। अब देख सकते हैं रिडक्शन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि टैक्स प्लानिंग करके ही हम लेजिटिमेट वेज में अपनी टैक्स लाइबिलिटीज़ को कम कर सकते हैं। रिडक्शन, रिलीफ, रिबेट, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं। मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन, मतलब अगर आप ठीक टाइम पे टैक्स पे करेंगे, सही चीज़ों को दिखाकर टैक्स पे करेंगे और कोई मिसगाइड नहीं करेंगे सरकार को, टैक्स अथॉरिटीज़ को, तो आपके ऊपर कोई लीगल चार्जेस भी नहीं लगेंगे। वरना अगर आप चीज़ों को छुपा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप टैक्स की चोरी कर रहे हो और लिटिगेशन इनवाइट कर रहे हो। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि सरकार आपको कुछ कुछ डिडक्शंस देती है अगर आप किसी इक्विटी लिंक्ड चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो। अलग अलग कैपिटल मार्केट में आपने अगर इन्वेस्ट किया है तो उन सारी चीज़ों में थोड़ा सा मिलता है आपको डिडक्शंस, क्योंकि सरकार इनकरेज करती है कि आप शेयर मार्केट में पैसे लगाएं, मतलब सेफली लगाएं, पीपीएफ में पैसे रखें, ताकि ये पैसे चैनलाइज हो सकें, मोबिलाइज हो सकें और अलग चीज़ों में यूज़ हो सकें। ये हेल्दी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, अगर आप पैसे देंगे तो सरकार अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाएगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी, स्कूल्स बनाएगी और अच्छे रोड्स बनाएगी, रेलवेज़, एयरपोर्ट्स, वो सारी चीज़ें आपके टैक्स पेमेंट करने से ही होती है। और ये सारी चीज़ें देश में इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आती है। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर एक इंसान के पास ज़्यादा पैसे कॉन्सेंट्रेट होके रह जाते हैं ना, तो एक सिचुएशन आ जाता है कि कहीं
मतलब इकोनॉमी में ब्लैक मनी का ज़्यादा सर्कुलेशन ना हो। और आपको पता है कि ब्लैक मनी अगर सर्कुलेट होता है ज़्यादा तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक खतरा बन जाता है, क्योंकि उससे फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और फिर ऐसी सारी चीज़ें जो इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर सकती हैं। इसीलिए टैक्स प्लानिंग करने से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आती है। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। ठीक है, ये बहुत ही इजी है। लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग का मतलब है जो 1 साल से ज़्यादा का अगर आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग में जाएगा। ठीक है, अगर 1 साल से कम का है तो वो शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग में जाएगा। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा, शॉर्ट टर्म 1 साल से कम। परमिसिव टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि जो टैक्स प्लानिंग परमिटेड है इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है, बिकॉज ये परमिटेड है इनकम टैक्स एक्ट में गवर्नमेंट के द्वारा, इसीलिए इसे परमिसिव टैक्स प्लानिंग कहते हैं। पर्पजिव टैक्स प्लानिंग मतलब कोई पर्पज़ के साथ जब आप टैक्स प्लानिंग करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए या फिर ये चीज़ करनी है, मुझे अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम करना है, तो उसको कह देते हैं कि पर्पजिव टैक्स प्लानिंग। ठीक है, फिर आता है प्री रिक्विजिट ऑफ टैक्स प्लानिंग। प्री रिक्विजिट ऑफ टैक्स प्लानिंग क्या है? थरो नॉलेज ऑफ लॉ। आपको टैक्स लॉज की थरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कौन सा प्रोविज़न क्या है, इन सब चीज़ों को। इसीलिए कई बार अपनी टैक्स प्लानिंग के लिए कंपनीज जो होती हैं वो लॉ जो सीए फर्म्स होती है, चार्टेड अकाउंटेंट के फर्म्स होते हैं, उन्हीं को अपना टैक्सेशन का फाइलिंग का सारा जिम्मेदारी वो दे देती है। ठीक है, फेयर नॉलेज ऑफ अलाइड लॉज। कई बार हम देखते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के साथ हर साल बजट आता है। ठीक है, बजट में फाइनेंस एक्ट आता है, तो इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ आपको अपडेटेड रहना है एक चीज़ जो है फाइनेंस एक्ट उसके साथ, क्योंकि उसी में रेट्स वगैरह और क्या डिडक्शंस है, क्या एडिशन हुए हैं, क्या सब्सट्रैक्शंस हुए हैं, वो सारी चीज़ें उसमें फाइनेंस एक्ट में दी जाती हैं। और अदर इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स, कुछ अदर पैरामीटर्स भी हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं टाइम टू टाइम जब सर्कुलर्स होते हैं या फिर नोटिफिकेशंस जो आती है, इनकम टैक्स के कुछ रूल्स में चेंजेस होते हैं, किस तरह फाइलिंग करना है, क्या करना है, तो वो सारी चीज़ों का पैरामीटर भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक तो आईटी एक्ट का नॉलेज होना चाहिए, अदर एक्ट का नॉलेज होना चाहिए, और जो अदर पैरामीटर्स है उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, दिस वर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ द टैक्स प्लानिंग। फिर आते हैं लिमिटेशन, ये लास्ट चीज़ है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस वीडियो में देख रहे हो ना तो आप यही चीज़ों को एग्ज़ाम में लिख के आइए, आप कुछ एक्स्ट्रा ना लिखें, इसी से भी आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, क्योंकि ये सब मैंने बुक से ही देख कर लिखे हैं। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये देख रहे हैं और इन्हीं चीज़ों को अपने कॉपी में पॉइंट आउट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं लिमिटेशंस। ओके, इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ टैक्स प्लानिंग। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे प्लानिंग लिख दी है, एक्चुअली ये पेमेंट है। सो इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ टैक्स पेमेंट, मतलब टैक्स प्लानिंग ही आप करते रहेंगे फिर पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको टैक्स प्लानिंग के साथ साथ टैक्स पेमेंट भी करने चाहिए, तो इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर टैक्स पेमेंट। ओके, और हमने देखा कि प्री रिक्विजिट्स में भी लिखा हुआ था कि इनकम टैक्स लॉ का आप नॉलेज होना चाहिए, फिर अदर अलाइड लॉज का नॉलेज होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का अगर साउंड नॉलेज नहीं है तो आपकी टैक्स प्लानिंग भी ठीक से नहीं हो पाएगी। ठीक है, और बहुत से लोग को पता भी नहीं चलता कि किस में डिडक्शन मिलना है, क्या करना है। ठीक है, तो साउंड नॉलेज ऑफ द लॉ। अभी आपने अगर नया बजट देखा तो उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम इनकम टैक्स लॉ को ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? ताकि सारे लोग समझ पाएँ। ठीक है, सारे लोग समझेंगे तो वो अच्छे से टैक्स प्लानिंग कर पाएंगे। अनरीजनेबल टाइम स्पेंट बाय द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अपना बहुत ज़्यादा फिजूल का टाइम खर्च कर देती है कि हम किस तरह से बचा लें, यहाँ से बचा लें पैसे, वहाँ से बचा लें। ठीक है, टैक्स कम देना पड़े। और फिर क्या, टैक्स प्लानिंग इज़ नॉट इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, टैक्स इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है कि टैक्स इवेजन, मतलब टैक्स प्लानिंग से ऐसा नहीं है कि आपकी सच में लाइबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत टैक्स प्लानिंग कर लिया मैनेजमेंट ने, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, लेकिन वो अपना टैक्स ज़्यादा बचा नहीं पाए। ठीक है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द लॉ। हर लॉ जब आता है ना तो उसको टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किए जाते हैं, क्योंकि कई बार जो हमने देखा था टैक्स अवॉइडेंस में कि लूप होल्स मतलब ले लेते हैं लोग, लूप होल्स ढूंढ लेते हैं या फिर कलरेबल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हर एक लॉ में कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है, लिमिटेड बेनिफिट्स, जो मैंने कहा आपको बहुत सी टैक्स प्लानिंग कर ली लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ,
तो वही है कि लिमिटेड बेनिफिट्स हैं, ठीक है। जो जानता है लॉ वो अच्छे से लिमिट मतलब बेनिफिट उठा पाएगा, और जो नहीं जानता है ठीक से तो वो उतना बेनिफिट उठा नहीं पाएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई है, 10 मिनट के ऊपर चली गई है। ओके, तो यही था अब के वीडियो में, और नेक्स्ट चैप्टर बाद में देखेंगे।